नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हम एक कुंडली विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल साहब की कुंडली का विश्लेषण हम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का जो बर्थ डिटेल हमने इंटरनेट से जो पाया हुआ है वो कुछ इस तरह से है। इनकी बर्थ डेट है 16 अगस्त 1968। बर्थ टाइम रात को 11:46 यानी 23 आवर्स 46 मिनट्स। और जो प्लेस है वो हिसार। तो ये इनका बर्थ डिटेल है। उसके मुताबिक उनकी जो जन्म कुंडली बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। ये वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और ग्रह भी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम इसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और हम इनके जीवन के मुख्य पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और उसके साथ साथ हम उनकी दशा और अभी का जो गोचर है 2024 का उसका भी हम देख लेंगे, ताकि ये जो आने वाला चुनाव का समय है ये 2024 में, तो उसमें उनको क्या ग्रह नक्षत्र और दशा उनके फेवर में है या अनफेवर में है वो भी हम थोड़ा पता करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अब हम सीधे स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो ये हैं अरविंद केजरीवाल साहब की ये कुंडली। अब कुंडली में देखिए लग्न वृषभ लग्न है और इनका चंद्र भी जो है वो लग्न में ही है, वृषभ राशि का, और लग्न और चंद्र दोनों कृतिका नक्षत्र में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चीज ये देखने को मिलती है कि ध्यान से देखें तो कुंडली में काल सर्प योग है, यानी राहु केतु एक्सिस के एक ही साइड पूरे ग्रह आ रहे हैं, जिसको हम ज्योतिष में काल सर्प योग बोलते हैं। तो काल सर्प योग होने के बावजूद उन्होंने जीवन में बहुत ही अच्छी पढ़ाई की, बहुत ही अच्छे पद पर रह चुके हैं पहले भी, और काफ़ी सफलता प्राप्त की है, कुछ अवार्ड्स भी उन्होंने प्राप्त किए हैं और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने हैं, खुद की पार्टी खड़ी की है, तो जीवन में सफलता प्राप्त की है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प है तो आप कभी भी घबराइए मत, डरिए मत कि काल सर्प है तो मेरा क्या होगा, मैं कभी आगे नहीं आ पाऊंगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो उद्योगपति है, फिल्म स्टार है या नेता है, तो इन लोगों की कुंडलियों में भी काल सर्प होता है। तो ये मेरा कहना था। अब हम इस कुंडली के बारे में हम आगे और देखेंगे। मैंने भी मेरे लैपटॉप में ये कुंडली इनकी खोल दिया है और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैंने कहा था वही कि लग्न वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में है और चंद्र भी वृषभ राशि में ही, लग्न में ही है और वो भी कृतिका नक्षत्र में है। तो दोनों ही कृतिका नक्षत्र में होने से उनकी जो सोच है वो एकदम सच्ची है, शुद्ध है, और चंद्र वहाँ पे उच्च का भी हो रहा है और कृतिका नक्षत्र होने के साथ वजह से वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव भी दिखाता है, दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन, ये भी उनका एटीट्यूड देखने को मिलता है। काफ़ी लड़ायक मिजाज रहता है, सत्य के लिए लड़ने की क्षमता देता है और सत्य के लिए लड़ते भी हैं, और धर्म पथ पर रहने की प्रेरणा मिलती है, धर्म पथ पर रहते भी हैं। निडर मानसिकता रहती है, डर के काम नहीं करते, सीधा निडरता से बात करते हैं और काम करते हैं। लेकिन कई बार इसकी एक ही नेगेटिव पहलू है कि वो कृतिका नक्षत्र की वजह से एरोगेंसी हमें दिखाई देती है और लोग उनको एरोगेंट इंसान के रूप में भी कई बार देखते हैं, और यही उसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव है। लेकिन ये लोग बोलते सच है, जो भी बोलते हैं वो सच बात बोलते हैं, सत्य की राह पर ज्यादा दिखते हैं। अब हम
यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली में हमेशा देखते हैं कि शनि योग कारक होता है, क्योंकि नवम और दसम भाव का स्वामी है। तो सबसे पहले योग कारक तो शनि हो गया, फंक्शनल बेनिफिक। अब हम एक चीज और देखते हैं कि जिसकी वजह से उनकी एक थोड़ी सी पहचान हुई है, जो हम देखते हैं शुरुआत से केजरीवाल साहब को, तो सर्दियों में उनको खांसी होती है और वो मफलर लगा के स्वेटर वेटर पहन के ही देखने को मिलते हैं। तो ये एक क्यों होता है वो भी हमने जानने का प्रयास किया है। तो इसके बारे में देखिए तो शनि जो है वो उनका 12वें भाव में है, मेष राशि में नीचस्थ है, लग्न और चंद्र लग्न दोनों से 12वें भाव में गया हुआ है, और वो भी मेष राशि में नीचस्थ है। शनि वैसे भी सूर्य से बहुत दूर होने की वजह से वो ठंडा ग्रह कहला गया है, और वहाँ पे ठंड बहुत है, और सर्दियों की सीजन पर भी शनि का प्रभुत्व होता है। तो इसकी वजह से ठंड के मौसम में उनकी हेल्थ बार बार खराब होती है, और उनको अक्सर स्वेटर और मफलर में हम देखते हैं, और उनको खांसी की समस्या होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शनि एक अश्विनी नक्षत्र में है, मेष राशि में, लेकिन अश्विनी नक्षत्र है जो एक मेडिकल लाइन रिलेटेड नक्षत्र है। इसकी वजह से ये खांसी उनको बहुत सीवियर नहीं है, और ऊपर से यहाँ पे शनि पर आप देखें तो गुरु की नवम दृष्टि भी पड़ती है, कृपा दृष्टि। तो ये गुरु की दृष्टि और शनि का अश्विनी नक्षत्र में होने की वजह से एक सीजनल खांसी देखने को मिलती है, और वो फिर सीजन खत्म होते ही फिर उनको वो खांसी ठीक हो जाती है, कोई उतनी गंभीर बीमारी दिख नहीं रही है। अब हम बात करते हैं धर्म कर्माधिपति योग की, जो अक्सर मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोगों के अंदर, चाहे उद्योगपति हो, चाहे फिल्म एक्टर हो, चाहे राजनेता हो, तो ये जो सेलिब्रिटी होती है उनके कुंडली में अक्सर ये देखने को मिलता है, जो केंद्र और त्रिकोण के भाव से संयोजन से बनता है। तो इनकी कुंडली में भी ये बहुत ही स्वाभाविक और स्पष्ट दिखाई देता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी जो है सूर्य, वो चतुर्थ भाव में ही स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, और उसके साथ पंचम भाव कन्या राशि का स्वामी बुध भी बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ गुरु भी है, यानी कि गुरु की कृपा दृष्टि की जरूरत ही नहीं, गुरु स्वयं वहां पे साथ देने के लिए बैठा हुआ है। और इसमें और एक चीज बहुत ही जबरदस्त ऐड हो रही है कि लग्नेश शुक्र भी इनकी कुंडली में साथ में है। तो लग्नेश, पंचमेश, चतुर्थेश ये सब चतुर्थ भाव में केंद्र में है, और चतुर्थेश स्वग्रही सूर्य के साथ है, और उसमें गुरु भी है। तो ये सब संयोजन दिखाता है कि इनकी कुंडली में बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा धर्म कर्माधिपति योग बना हुआ है, और ये उनको सफलता जीवन में दे रहा है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा उनको राजकारण से या सरकार से कैसे लेना देना है। तो देखिए, तो जो दसम भाव है, जो सत्ता भाव है, वो सत्ता भाव का स्वामी जो है शनि, वो वैसे भी योग कारक है, और उसके ऊपर गुरु की कृपा दृष्टि है। गुरु की दृष्टि दसम भाव पर भी है और दशमेश शनि पर भी है, दोनों जगह है। उसके साथ साथ जो दसम भाव सत्ता भाव का जो कारक है सूर्य, वो सूर्य गुरु के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और चतुर्थ भाव में जो 4 ग्रह बैठे हुए हैं वो चारों की दृष्टि भी दसम भाव पर पड़ती है, सूर्य की, बुध, शुक्र और गुरु की। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इनको राज सत्ता या सरकार से बहुत लेना देनी है, और वो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे। और इसीलिए वो इससे पहले, पॉलिटिक्स में आने से पहले, वो गवर्नमेंट में क्लास 1 अफसर थे, अधिकारी थे, और उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी और खुद की पार्टी बनाई, और अब वो मुख्यमंत्री है, और उनको बहुत ही सफलता भी प्राप्त हुई है। बहुत ही कम समय में उन्होंने पार्टी खड़ी की और पार्टी को बहुत ही काफ़ी ऊंचाइयों पर ले आए, और पहले चुनाव में काफ़ी अच्छी सफलता, दूसरे चुनाव में सफलता, और उसके बाद तो पंजाब में भी सफलता प्राप्त की, पार्टी बनाई, सरकार बनाई। तो ये बहुत ही अच्छा उनका ये दसम भाव से कनेक्शन काफ़ी ग्रहों का बैठ रहा है। तो अब हम आते हैं दूसरे भाव पे। अब दूसरे भाव जो हैं वो हम थोड़ा सा फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस का कारक
दूसरा भाव है, दूसरे भाव से हम फाइनेंस देखते हैं, वित्तीय मामले, और वित्तीय का कारक दो ग्रह मुख्य माने गए हैं, गुरु और बुध। और यहाँ पर तो बुध जो है दूसरे भाव का स्वामी भी है और वित्तीय भाव का कारक भी है, और वो दूसरे वित्तीय जो कारक है गुरु, उसके साथ चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि वित्तीय कार्यों में वह सरकार के साथ जुड़े हो सकते हैं। और आई थिंक वो पहले भी सरकार में जो जॉब करते थे वो भी शायद फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलेटेड मैटर में ही वो काम करते थे। तो वित्तीय मामलों से उनका सरकार के साथ लेन देन यहाँ पे कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। अब दूसरे भाव से हम वाणी देखते हैं, तो वाणी का कारक भी बुध है और वाणी का स्वामी भी बुध है। फिर से यहाँ पे ये बुध और उसके साथ गुरु है और सूर्य भी साथ में है और लग्नेश भी है, शुक्र। तो इसलिए इनकी वाणी बहुत संयमित है, सभ्य है, बोलते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से, शिष्टाचार में बोलते हैं। लेकिन कृतिका नक्षत्र का प्रभाव और सूर्य स्वाग्रही होने से कई बार वो गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा भी हमें एकदम सोफिस्टिकेटेड लगता है, एलफेल नहीं लगता, कोई अशिष्टाचार वाला गुस्सा हमें दिखाई नहीं देता। शिष्टाचार के साथ वो जैसे अपनी दर्द पीड़ा बताते हो, इस तरह से वो गुस्सा करते हैं ताकि किसी को हर्ट ना हो, तो ये करते हैं। और उनका एक ये भी बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलती है कि जो अपनी बात है वो अपने सहयोगी और जनता तक पहुंचाने में सक्षम रहते हैं और अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। वही अगर बुध देखा जाए तो पंचम भाव का भी स्वामी है, जो मंत्रणा भाव है। तो मंत्रणा भाव का स्वामी भी गुरु के साथ है। तो मंत्रणा भाव, मंत्रणा शक्ति भी बहुत ही अद्भुत और अच्छी है। उसके साथ पद प्रतिष्ठा, तो उनको बहुत ही अच्छे पद प्राप्त हुए हैं, बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई है, और वो भी क्योंकि सब सूर्य के साथ है और गुरु के साथ है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है और अच्छा पद प्राप्त हुआ है, और उनको आगे भी बहुत अच्छा पद प्राप्ति का समय भी आ रहा है। अब हम तीसरे भाव पे जाते हैं जो कम्युनिकेशन का है। तो जो वाद विवाद संवाद है, तो उसमें भी देखिए तो वहां पे मंगल नीचस्थ है, लेकिन उसका स्वामी जो है वो चंद्र उच्च का बैठा हुआ है लग्न में। इससे यह फिर से स्पष्ट होता है कि उनकी जो संवाद करने की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है, स्पष्ट है और लोगों तक पहुंचती है। और वहां पे मंगल होने से तीसरे भाव में वो जो भी संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, वो लॉजिकल होती है, तर्क संगत होती है। और तीसरी महत्व की बात यहाँ पे ये है कि जो मंगल है वो नीच का है, लेकिन वो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में है। अब मैं बार बार कहता हूं कि पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति गुरु स्वयं है। तो पुष्य नक्षत्र में मंगल ग्रह के आ जाने से गुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स उन पर बनी रहती है, और वो तर्क शक्ति में उनको ज्ञान प्रदान करती है। तो तर्क शक्ति बढ़ाती है और वो तर्क संगत वाद संवाद करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं और रखते हैं। और उनकी स्ट्रेटेजी में भी उनको माहिर बनाते हैं कि वो स्ट्रेटेजिकली कैसे आगे बढ़े, और बहुत ही अच्छा प्लानिंग करने की भी क्षमता देते हैं, और वो प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं ताकि उनको सफलता हासिल हो। ये मंगल नीच का उनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं सातवें भाव के स्वामी जो मंगल है। तो सातवें भाव का स्वामी भी मंगल है, वो नीचस्थ है। तो यहाँ से थोड़ा सा वीक पॉइंट ये देखता है कि कई बार उनके जो जिद्दी स्वभाव की वजह से उनके साथ जो सहयोगी है वो कोई बार उनको छोड़ भी देते हैं, और कुछ सहयोगी उनको पसंद नहीं करते हैं और उनका साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि ये इसका कारण यहाँ पर मैंने कहा कि जो थोड़ा सा उनका अहंकारिक स्वभाव भी आ जाता है, और उसकी वजह से सहयोगी थोड़ा सा नाराज होते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नवम भाव और चतुर्थ भाव से फिर से बात करेंगे, क्योंकि नवम और चतुर्थ पिता और माता का है। तो पिता और माता की ब्लेसिंग के बिना जीवन में कभी कुछ होता नहीं है। तो माता और पिता का सहयोग और ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद कैसा है, वो बहुत ही जरूरी हम देख लेते हैं। तो अब ये देखिए, नवम भाव का स्वामी जो है शनि, वो नीचस्थ होके 12वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन उस पर गुरु की दृष्टि है। अब पिता भाव का जो कारक है सूर्य, पिता का कारक सूर्य है, तो सूर्य तो गुरु के साथ ही बैठा हुआ है।
और यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि गुरु की कंजक्शन कारक सूर्य के साथ भी है और पिता भाव का स्वामी शनि जो है उसके साथ भी है। तो यहाँ पे पिता के साथ हमेशा उनका पिता का मार्गदर्शन मिलना, उनके आशीर्वाद मिलना वो हमेशा रहा है। फर्क ये कहीं दिखता है कि जो शनि है पिता भाव का स्वामी वो 12वें भाव में नीचस्थ होके गया है, तो शायद कहीं पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा हो कि जैसे पिता ने बोला कि भाई तू पढ़ लिख के टीचर बनेगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं मैं टीचर नहीं बनूंगा, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मेरे ये बनूंगा, मेरे वो ये करूंगा। लेकिन ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बाकी पिता के आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हमेशा रहा है, मार्गदर्शन भी पिता का काफी रहा है। और चतुर्थ भाव जो मातृभाव है उसका जो कारक है चंद्र, वो उच्चस्थ है, केंद्र में ही है। और जो भाव है चतुर्थ भाव उसके अंदर स्वयं गुरु बृहस्पति और शुक्र और स्वग्रही सूर्य भी बैठा हुआ है, और लग्न में चंद्र उसका कारक जो है वो उच्चस्थ है। तो भाव भी पावरफुल है और भाव का कारक भी पावरफुल है। इसकी वजह से माता के साथ उनकी लेन देन बहुत ही अच्छी है, और माता के आशीर्वाद जो उनके साथ है वो बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा रहेंगे। माता की ब्लेसिंग्स उन पर बहुत ही है। अब हम बात कर लेते हैं 11वें भाव। 11वें भाव में जो राहु बैठा हुआ है। अब हम सब जानते हैं 11वां भाव में राहु, हम भौतिक दुनिया की बात करते हैं तो बोलते हैं 11वां भाव का राहु करोड़पति बना देता है, बहुत लाभ देता है। भाई तीसरे छठे 11वें भाव में राहु हमें अच्छा सफलता और लाभ प्राप्त कराता है। यानी 11वें भाव में राहु जो होता है वो हमें जो कार्य हम करते हैं उसमें जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्विक रिजल्ट देता है और अच्छा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव, जैसा हम चाहते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति तुरंत करता है। तो 11वें भाव में राहु वो भी पूषण रेवती नक्षत्र में, जिसके देवता है पूषण आदित्य, मीन राशि में, तो ये हमें हमारी डिजायर जल्दी फुलफिल करता है। उन्होंने पार्टी बनाई और फटाफट चुनाव में भी जीत हासिल करा दी। दूसरा चुनाव हुआ तो दूसरे चुनाव में भी और भी ज्यादा सफलता प्राप्त दी। फिर उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ा तो पंजाब में भी उनको सफलता प्राप्त हुई। गुजरात में चुनाव लड़ने आए तो गुजरात में भी कुछ उनको सफलता मिली। यानी उनका हौसला बुलंदी को और ले जाता है। तो ये राहु उनको उनकी डिजायर पूरी कर रहा है, अच्छी सफलता प्राप्त करा रहा है। लेकिन साथों साथ यही राहु जो चतुर्थ भाव से और चतुर्थ भाव में बैठे चारों ग्रह से वो अष्टम में है। तो इसीलिए चतुर्थ भाव जो हमारा छाती और फेफड़े का भाग होता है, तो छाती में और फेफड़ों में कहीं ना कहीं बीमारी आने वाले समय में आने की संभावना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और वो आ सकती है। क्योंकि जो गुरु है चतुर्थ भाव में वो अष्टम और 11 दो भाव का स्वामी भी है, जो बीमारी लाने में वो थोड़ा सा इनिशिएटिव ले सकता है। और गुरु से ही ये अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है। साथ साथ ये राहु जो है वो सरकार यानी सूर्य से भी अष्टम में होने से सरकारी कार्यों में भी, सरकार के साथ लेन देन में भी उनकी काफी कुछ डिफिकल्टी और परेशानी उनको झेलनी पड़ सकती है, और बहुत सारे विघ्न वो डाल सकता है। और हम लोग वो देख भी रहे हैं कि उनका केंद्र सरकार के साथ काफी बहस और झगड़ा और बहुत ही वाद विवाद चलता रहता है, क्योंकि केंद्र सरकार उनको सहयोग नहीं दे पा रही है। तो ये राहु और सूर्य का जो 6-8 का जो संयोग बैठा हुआ है तो उनको संघर्ष दे रहा है, लेकिन सफलता फिर भी यही राहु उनको प्रदान कर रहा है। तो ये हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण किया है। अब हम फटाफट देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर उनका इस वर्ष में ग्रह गोचर और दशा क्या कहती है। तो सबसे पहले हम ग्रह गोचर की बात करें तो गुरु, राहु, शनि और केतु, ये चारों के चारों जो जो नक्षत्र में रहेंगे, ये चुनाव के वक्त अप्रैल में जून के समय की बात करो, गुरु कृतिका में होगा, राहु रेवती में, केतु हस्त में और शनि पूर्व भाद्र में। तो ये चारों उनके लिए बहुत बहुत फेवर में है, क्योंकि उनका जो लग्न और चंद्र दोनों कृतिका नक्षत्र में है। कृतिका नक्षत्र से देखा जाए तो ये बहुत ही सपोर्ट में है, जबरदस्त फेवर उनकी कर रहे हैं, यानी टाइम उनका बहुत ही सुपर डुपर टाइम दिखाई दे रहा है। अब हम फटाफट देख लेते हैं उनकी दशा के बारे में।
तो दशा में मैं दो चेक करूंगा फटाफट, पहले एक विषोत्तरी और उसके बाद योगिनी। तो विषोत्तरी दशा की बात करें तो उनकी विषोत्तरी दशा 13 मार्च से लेके 27 अगस्त तक, जिसके अंदर चुनाव आ जाएगा, उस दौरान शनि की दशा में, महादशा में, बुध की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा चलेगी, यानी शनि में, बुध में, शुक्र। अब ये कुंडली में देखे, हमने देखा कि शुक्र और बुध तो दोनों ही एक साथ चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और शनि जो है वो कुंडली में योग कारक है। और सबसे महत्व की बात, शनि, बुध और शुक्र ये नैसर्गिक तीनों मित्र ग्रह कहलाए हुए हैं। और बुध पंचम भाव मंत्री पद भाव का स्वामी है, और शुक्र लग्नेश भी है, और शनि भाग्येश भी है। तो देखो, भाग्येश की महादशा में, पंचमेश की अंतरदशा में, लग्नेश की प्रत्यंतर दशा, यानी त्रिकोण हो रहा है, भाग्येश, लग्नेश और पंचमेश। तो ये बहुत ही शुभ योग है और बहुत जबरदस्त फायदा उनको नजर आ रहा है ये चुनाव में विषोत्तरी दशा के मुताबिक। अब हम फटाफट योगिनी दशा भी देख लेते हैं। तो योगिनी दशा क्या कहती है, वो 26 मार्च से लेके 28 अगस्त तक गुरु की दशा के अंदर बुध की अंतरदशा चलेगी। अब योगिनी दशा में सिंपल फंडा है कि भाई गुरु और बुध और शुक्र, ये तीन दशा तो वैसे ही शुभ कहलाई गई है। तो ये गुरु की दशा में बुध की अंतरदशा, अब देखिए कुंडली में आपने देखा था बुध और गुरु दोनों ही चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, और ये केंद्र में है एक साथ। और बुध जो है फिर से वो पंचम भाव का, मंत्री पद भाव का स्वामी है, और गुरु जो है वो 11वें भाव का स्वामी है, लाभ, इच्छा पूर्ति का। तो और ये दोनों ही किसके साथ बैठे हुए हैं, सत्ता कारक सूर्य के साथ, और सब लोग दसम भाव पर दृष्टि भी कर रहे हैं। तो ये फिर से योगिनी दशा भी बहुत ही शुभ फल के संकेत दे रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये गोचर और दोनों दशा के एनालिसिस के बेस पर कि जो आने वाला समय है चुनाव में, उसमें केजरीवाल साहब को बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी और उनका कद और भी बढ़ेगा, राजकीय कद और बड़ा हो जाएगा, और लोग उन पर और ज़्यादा भरोसा करने लग जाएंगे, और उनको कोई और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने की संभावना दिख रही है। मेरे को तो यहाँ तक लग रहा है कि शायद उनको इस साल प्रधानमंत्री पद भी मिल जाए, क्योंकि उनकी नवांश कुंडली में तो सूर्य वर्गोत्तम है, मेष का उच्चस्थ है, जो मैं अभी डिस्कस नहीं किया, वो दूसरी बार फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा विश्लेषण था केजरीवाल साहब की कुंडली का और उनका गोचर का। आशा रखता हूँ आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।